ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पोचिंग। पोचिंग मतलब शिकार, वन्य जीवों का शिकार। वन्य जीवों का शिकार बहुत ऐसे कारण है जिसके कारण से किया जाता है। कुछ लोग इसको रिक्रिएशन के लिए करते हैं, कुछ ट्रॉफी या मेडल के लिए करते हैं, कहीं पर ये कमर्शियल एक्टिविटी या बिजनेस के कारण किया जाता है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण से पोचिंग किया जाता है। पोचिंग जो है, सबसे खास बात ये है कि ये सोशली एक्सेप्टेड भी है और बहुत लोग करते भी हैं। और भी इसको अगर आगे हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज में ये जो हिस्ट्री निकाल के देखें तो पोचिंग करना एक मैनहुड का सिंबल कहा जाता था। मतलब जो जितना अच्छे से पोचिंग करेगा वो बहुत ही शूरवीर या बहुत अच्छा आदमी कहलाता था। तो ये कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसमें के कारण से पोचिंग की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। वैसे तो पोचिंग बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, बट 1950 में एक ग्रुप था ह्यूमन बीइंग का। उन लोगों ने ये देखा कि धीरे धीरे एनिमल की संख्या कम होते जा रही है। जो वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं वो सरप्राइजिंगली कम होते जा रही है। और वो हंटर्स थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया। तब उन्होंने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया और ये 1963 में लगभग 12 साल से 13 साल के बीच में ये रिकॉग्नाइज कर दिया गया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको शॉर्ट में आज हम IUCN कहते हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया CITES के उसमें। इन्होंने कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना, ये है CITES। इसके बाद ये इफेक्ट आया 1975 में। इंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए बहुत सारे रेगुलेशन एक्ट्स बनाए गए। ईयर 1980 में शूट एंड साइट रूल रेगुलेट किया गया। वो क्या है? ये एक्चुअली एशिया और अफ्रीका में प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज्यादा कम होने लगे। तब वहां की गवर्नमेंट ने शूट एंड साइट नियम बनाए, जिसका मतलब ये है कि अगर डेंस फॉरेस्ट में कोई भी पर्सन स्पॉटेड रहता है, अगर मिलता है वेपन के साथ में, और वो अगर इंडेंजर्ड एनिमल से किसी भी एनिमल का शिकार करते हुए दिखता है तो ऑन द स्पॉट उसको मार दिया जा सकता है, शूट किया जा सकता है। ईयर 1990 के आते तक पोचिंग बिजनेस जो है वो एक बहुत फलता फूलता बिजनेस बन गया अंडरवर्ल्ड का। ये सबसे दुख की बात है। ईयर 1990s में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो विलुप्ति की कगार पे आ गए। धीरे धीरे एनिमल्स खत्म होते गए पोचिंग के कारण से। तब इसको एक छोटे से ग्रुप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट ग्रुप है, उन्होंने इस चीज को ध्यान में दिया और पूरा बिजनेस जो फैल चुका था, जो अभी तक जो बिजनेस छोटे छोटे फॉर्म पे था, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस का रूप ले लिया था। और इसमें ऐसे कंट्रीज जैसे चाइना हुआ, थाईलैंड, हांगकांग, मलेशिया, ये बहुत सारे एनिमल्स को हार्वेस्ट करने लगे, मारने लगे। वो उन एनिमल्स में मेनली थे एलिफेंट्स, स्नेक्स, रेनोस। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स थे और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स थे जिनका मेडिसिनल यूज और अदर यूज था। तो ये एनिमल्स को मारने लगे। इस तरह से अगर हम मैप में देखेंगे तो यहाँ पर हम तीन पार्ट को हम अच्छे से देख सकते हैं। एक तो ये है टारगेटेड कंट्रीज, जिसपे कि कनाडा हुआ, चाइना हुआ, ये सब ऐसे कंट्रीज है जहां से जो टारगेटेड कंट्रीज थे। सोर्स कंट्री जहां से एनिमल हमको मारने होते थे तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के जंगल तो फेमस ही है। वहां से एनिमल्स को मार के लाते थे। और जो सेंटर है, ट्रैफिकिंग सेंटर, वो इंडियन ओशन में बनाया गया था। इस तरह से आप देखिए पूरा एक इंटरनेशनल गैंग ट्रैफिकिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का एक पूरा गैंग वर्क करने लगा था इस पूरे रूट में। ऐसे कौन से रीजन है जिसके कारण से इतना ज्यादा ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो गया था और लोग इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए थे कि वन्य जीव खत्म हो रहे हैं तो भी उनकी कोई सेंसिटिविटी नहीं आ रही थी? इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं? तो अगर कारण को देखा जाए तो पहला तो ये है कि
लोगों को ऐसे लगने लगा था कि इसमें कम इन्वेस्टमेंट के बाद आउटपुट बहुत अच्छा है। ये एंडेंजर्ड एनिमल्स को मारने में जो वहाँ का फौना है उससे बिजनेस बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये इतना ज़्यादा लोगों के अंदर जाने लगा था ये बात कि उनको मोरालिटी और जो कॉमन सेंस होनी चाहिए एक नेचर के लिए, वो पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। वो एनिमल्स और प्लांट्स और नेचर के लिए बहुत हार्श बिहेवियर रखने लगे थे। बहुत ही अनैतिक तरीके से यहाँ के फौना और फ्लोरा को नुकसान पहुंचा रहे थे। लोगों को सबसे ज्यादा इसके बारे में इवन गवर्नमेंट भी अवेयर तब हुई जब इसी दौरान सबसे आखिरी राइनो जो है साउथ अफ्रीका का वो मार डाला गया। तब वहां के सिक्योरिटी पर्सन्स को बहुत एक्टिव किया गया। 24 घंटे पूरे सातों दिन 24 घंटे पूरे फॉरेस्ट में नजर रखने को कहा गया, जब से लास्ट रिनो जो है वो वाइल्ड अफ्रीका का मारा गया था। तो इस तरह से अगर कोई भी एनिमल ऑल ऑफ सडन इकोसिस्टम से चला जाता है तो बहुत ही ज्यादा अननेचुरल लॉस होने लगता है। कैसे लॉस होने लगता है? जैसे कि हमने पढ़ा है इकोसिस्टम में, आप डायग्राम से भी देख पा रहे होंगे कि इकोसिस्टम में जो नीचे वाला बेस है वो प्रोड्यूसर का है, मतलब वो ग्रीन प्लांट्स लेकर के अपना लाइफ करते हैं कंप्लीट। उसके ऊपर फर्स्ट लेवल में आप देखिए तो यहाँ पर हर्बीवोरस एनिमल आते हैं, हर्बीवोरस के ऊपर कार्निवोरस और फिर कार्निवोरस से कार्निवोरस नंबर 1 2 3 इस तरह से चलते जाते हैं। और जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें देखिए ऐसे एनिमल हैं जो फ्लैश ईटर हैं, जो कार्निवोरस को खाते हैं। अब इमेजिन करिए कि अगर हमने टाइगर्स का बहुत ज्यादा हंटिंग किया, टाइगर्स लेपर्ड्स इन सब का, अब क्या होगा? जो टॉप मोस्ट लेवल पे एनिमल है वो तो खत्म हो गए, उनकी संख्या अचानक से कम हो गई। जब उनकी संख्या अचानक से कम होगी तो उसके जस्ट बाद वाले लेवल में एनिमल्स की संख्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि उनका शिकार कोई नहीं कर रहा है। जब उनकी संख्या बढ़ गई तो उनको खाने के लिए अपने से नीचे वालों पे डिपेंड होना पड़ा। नीचे वालों पे डिपेंड होना पड़ा तो नीचे वालों की संख्या कम हो गई। जब नीचे वालों की संख्या कम हो गई तो प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया। मतलब क्या है कि बहुत बड़ा गैप जनरेट होते जाता है। तो अगर एक दो एनिमल भी चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। इससे इकोसिस्टम अनबैलेंस्ड होने लगता है। इसके साथ ही साथ ये है कि जब पोचिंग की प्रोसेस होती है तो एनिमल्स को सेंस तो हो जाता है कि डेंजर है यहाँ पर कुछ भी, और उसके कारण वो अपनी सोशल एक्टिविटी, सोशल स्ट्रक्चर वो चेंज करते जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अफ्रीकन एलिफेंट्स। इस पोचिंग और वॉचफुल आइज के कारण से अफ्रीकन एलिमेंट का सोशल स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया। उनका रूट ऑफ माइग्रेशन भी उन्होंने चेंज कर दिया, और साथ ही साथ मेंटल डैमेज उनमें बहुत ज्यादा होने लगा, क्योंकि उनको इतना स्ट्रेस रहता था जिसके कारण से मेंटल डैमेज होने लगा। अब आप सोचिए इस स्थिति में क्या वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी आगे? क्या उनमें रिप्रोडक्शन प्रॉपर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको वाइल्ड क्राइम को रोकना ही होगा। रोकने के लिए बहुत सारे जो लॉज ऑलरेडी बने हैं उनको इफेक्टिवली इम्पोज करना होगा, स्ट्रिक्टली उस पर एक्शन लेने होंगे, और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उन स्पीशीज को बचाना होगा। इसके लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट्स मेड अंडर CITES, जैसे हमने पहले बताया था CITES, उसके अंदर बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। इसमें पोचिंग करने वाले को डिस्करेज किया जाता है। जो इलीगल वाइल्ड लाइफ के पार्ट्स की तस्करी करते हैं या बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उस पे क्वेश्चन लगाया जाता है कि आया तो आया कहाँ से। इस टाइप के ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसके लिए बहुत सारे सपोर्टिंग रेगुलेशंस गवर्नमेंट के साइड से हैं। जैसे एक संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको हम स्मॉल में WWF के नाम से जानते हैं। ये इनसे रिलेटेड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड टेक्निकल एंड साइंटिफिक एडवाइसेस देती है, जो CITES के माध्यम से होता है। पब्लिक को एजुकेट किया जाए कि वाइल्ड लाइफ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज ये है कि आज इंडिया में टाइगर्स का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। एक समय ऐसा था जब 1 लाख से ज्यादा टाइगर्स होते थे 20th सेंचुरी में,
और अभी 21st सेंचुरी में इनकी संख्या मात्र 3000 है। तो ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, बहुत बड़ा साइन है हमको अवेयर करने के लिए कि पोचिंग को किसी भी तरीके से फ्लरिश नहीं करना है, लोगों को एजुकेट करके इसको रोकना है।